हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th से। हमारा टॉपिक है द टॉपिक और द चैप्टर नेम इज़ मोशन। ओके, क्लास 9th की जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले बात आती है रेस्ट और मोशन। किसी भी बॉडी को आप रेस्ट में या मोशन में कैसे डिफाइन करोगे आप? हाउ वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन? बताओ प्यारे बच्चों, बताओ दोस्तों, स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन कैसे करोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की स्टेट में कब बोलोगे? जब वह ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इफ़ एनी बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? इफ़ बॉडी चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या मेरी बात क्लियर है? जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी, जो पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता वो रेस्ट में बोला जाता है, और जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको बोलते हैं इन द स्टेट ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने एक लाइन लिखी हुई, देखो रेड मार्कर से, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है सर, इसका मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, रेस्ट के रिस्पेक्ट में मोशन को बता सकता हूँ, मोशन को के रिस्पेक्ट में रेस्ट को बता सकता हूँ। कैसे? तो एक चमकदार सा एग्जाम्पल देखो आप। मान लो आप बस में बैठे हो और बस रेस्ट में है, और मैं मान लो ग्राउंड में खड़ा हूँ, ग्राउंड पे हूँ मैं। अब बस चल पड़ी। अब बस मेरे लिए किस में है? मोशन में। ठीक है, तो मेरे लिए आप भी किस में होंगे? अगर आप बस में बैठे हो और बस अगर चल रही है तो आप, अब मैं हूँ ग्राउंड में यानी कि रेस्ट में, तो मेरे लिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो सारे के सारे किस में होंगे? रिलेटिव मोशन में होंगे। तो द ऑल पैसेंजर इनसाइड द बस इज़ इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? ठीक है, एक और अच्छा, आप मेरे लिए तो आप किस में आ गए? रिलेटिव मोशन में। बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप जितने बच्चे बस में बैठे हैं, मान लो बैठे 10 स्टूडेंट्स, तो आपस में आप अगर आप एक दूसरे को देखते हो बस के अंदर, तो वो किस में है? वो वो रिलेटिव रेस्ट में बैठे हैं। मेरे लिए तो आप किस में हो? रिलेटिव मोशन में। और आप एक दूसरे के लिए किस में हो? बस के अंदर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप कैसे बैठे हो? रिलेटिव रेस्ट में बैठे हो। या मान लो आप स्कूटी पे जा रहे हैं, 2 बच्चे बैठ के स्कूटी पे, एक बच्चा स्कूटी ड्राइव कर रहा है, एक उसके पीछे बैठा है, और मैं मान लो ग्राउंड पे हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप दोनों किस में हो? रिलेटिव मोशन में। तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बैठे हो? रिलेटिव रेस्ट में बैठे हो। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को हम बता सकते हैं। क्लियर ना? पक्का? चलो, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन हैव नो मीनिंग। मतलब इन द एंटायर यूनिवर्स देयर इज नो बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। ये जो एब्सोल्यूट वर्ड है ना, इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्यों? एक बॉडी मूव कर रही है, मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मान लो रेस्ट में हूँ और कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मैंने उस बॉडी की मोशन बता दी मेरे रिस्पेक्ट में। मैंने अपने आप को किस में लिया? रेस्ट में। लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैं तो अर्थ पे हूँ। क्या अर्थ रेस्ट पे है क्या? अर्थ इज़ ए प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अगर मैं सन को रेस्ट पे लेता हूँ तो सन क्या है? सन एक स्टार है जो किसी अनदर स्टार के अबाउट मूव कर रहा है। हमारी गैलेक्सी किसी अनदर गैलेक्सी के अबाउट मूव कर रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन हैव नो मीनिंग और नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा बेसिक है, थोड़ा ट्रैक पे लेके आने में थोड़ा समय तो लगता ही है दोस्तों। चलो, क्या मैंने जो ये 2 लाइन बताई हैं आपको, क्या क्लियर है ना? बिल्कुल सही बात है। अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं इसको।
टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली मोशन को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है रेक्ट लीनियर मोशन, और वी कैन से ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलर या एंड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन मोशन, ठीक है, या वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं इसको। तो मैंने मोशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया। ओके, अब हम बात करते हैं रेक्ट लीनियर और 1 डायमेंशन मोशन। इसके नाम से ही पता लग रहा है 1 डायमेंशन मोशन मतलब ए बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। बताओ किस ऑब्जेक्ट को बोलोगे आप 1 डायमेंशन में? अगर वो कैसा पाथ होगा उसका? मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, उस मोशन को बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन, और वी कैन से रेक्ट लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब कुछ बेसिक पैरामीटर हम स्टडी करने वाले हैं जो इस रेक्ट लीनियर मोशन को सिग्निफाई करती है या किसी प्लेन मोशन को सिग्निफाई करती है। मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे कुछ बेसिक पैरामीटर आपको बताने हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें बताना है, ठीक है, उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, ठीक है ना, तो टाइम का पता होना तो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो टाइम क्या होता है? टाइम एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो यूनिट होती है ना दोस्तों, क्या होती है टाइम की यूनिट? सेकंड होती है, ठीक है। और सबसे खास बात मैं बताऊं, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट एनी बॉडी ऑक्यूपाइड ए सिंगल पोजीशन ओनली। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी एक सिंगल टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल पोजीशन पे ही मिलेगा आपको। ये नहीं है कि एक टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डिफरेंट पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ आपको, अगर ये मेरा कोई टाइम और ये मान लो पोजीशन है, तो ये ग्राफ क्या बोलूँ मैं, एक टाइम में एक ही पोजीशन पे हो सकता है। इस टाइप का ग्राफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ या इस पॉइंट की, तो बताओ ये कोई टाइम टी है, बताओ टाइम टी पे कितनी पोजीशन आ गई? x1 और x2, यानी कि एक टाइम पे एक बॉडी 2 अलग अलग पोजीशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, एट ए सिंगल टाइम जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, और ठीक है ना। और टाइम है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं कर सकता, मतलब टाइम डिक्रीज़ नहीं कर सकता, किसी भी इवेंट का टाइम कभी भी डिक्रीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। टाइम हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हम लेके चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये था भी टाइम के बारे में। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, टाइम कभी भी थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। टाइम है ना, कभी भी डिक्रीज़ नहीं कर सकता। मतलब ये बताया मैंने आपको कि नेगेटिव टाइम नामक कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। टाइम नेवर डिक्रीज। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर। मैंने थोड़ा सा स्पेस इसलिए बनाया क्योंकि मुझे जो बताना है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो, हाँ, सेकंड होता है पोजीशन या लोकेशन बोल दो आप। सेकंड इज पोजीशन या लोकेशन बोल दो आप। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पोजीशन से आप क्या समझते हो? तो एक छोटा सा मैं इधर देख लो, मान लो ये कोई एक छोटा सा मैं इधर मान लिया मैंने, वही है कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूँ XY, सिंपल। अगर ये मेरा ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे मैं हूँ भाई, यहाँ पे मैं हीरो बन के खड़ा हूँ ऐसे,
और मैं कौन हूँ? ऑब्जर्वर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। आया ना मज़ा? देखो अभी आएगा मज़ा। मान लो ये कोई पोजीशन है ए। अब ए कोई पोजीशन है या कोई लोकेशन है, किसने बताई? मैंने बताई। कहाँ से बताई? ओरिजिन से बताई। कैसे बताऊँगा? तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने। किस चीज़ के लिए? इसकी पोजीशन को बताने के लिए। वो वेक्टर क्या बोला जाएगा? वो वेक्टर जो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यूज़ किया है, उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सिंपली R1 में उसको नाम दे दूंगा। R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एट पॉइंट A। बिल्कुल अच्छी बात है। किसने बनाया वेक्टर? ऑब्जर्वर ने बताया। अब ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ यहाँ आ गया, मान लो ये पार्टिकल A की बजाय B पे चला गया और ऐसे C पॉइंट से होता हुआ आया है। अब एक बात बताओ छोटी सी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे क्या ले लूँ? x1, y1। क्या B पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी सेम है कि चेंज हो गए? अरे कॉमन सी बात है यार, पोजीशन चेंज हो गया तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। तो B के कोऑर्डिनेट क्या मान लूँ मैं? x2, y2। अब बताओ, अब मुझे B की पोजीशन को बताने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? एक न्यू वेक्टर बताना पड़ेगा। ओरिजिन से ले लिया। अब ये वेक्टर R1 होगा या कुछ और होगा? जब कोऑर्डिनेट ही चेंज कर गए तो वेक्टर भी कुछ अलग हो जाएगा मेरा। क्लियर है ना मेरी बात? तो ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है फाइनल पोजीशन के लिए। ये फाइनल पोजीशन थी, ये इनिशियल पोजीशन थी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहले बात आती है पोजीशन और लोकेशन। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जिसका हेड तो होगा पॉइंट पे, टेल होगा ऑब्जर्वर की पोजीशन पे, और वी कैन से एट ओरिजिन। ठीक है ना? तो अगर कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्या बताते हैं? ये वेक्टर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि ये मेरा बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपको क्या बता सकूं, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता सकूं। डिस्टेंस इधर ले लेता हूं और डिस्प्लेसमेंट इधर ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है वैसे बच्चों? डिस्टेंस क्या होता है बताओ? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। मैं लिख लेता हूं पहले, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय बॉडी। बताओ, जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स किया है ना, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? वो डिस्टेंस कहलाएगी। अब इस डायग्राम में बताओ एक्चुअल पाथ क्या है? ए से सी, सी से बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो पाथ है, कौन सा पाथ है? ए सी बी। वो मेरा क्या बोला जाएगा? वो मेरा डिस्टेंस बोला जाएगा दोस्तों। क्या बोला जाएगा मेरा? वो डिस्टेंस। उसके बाद अगर मैं देखो, अब मैं आपको डिस्टेंस के कुछ पैरामीटर बता रहा हूँ। उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। मतलब इसके पास ओनली क्या है? इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यह आ जाएगी। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, इसको बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं? मीटर, स्मॉल m। और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो क्या होती है? वो सेंटीमीटर होती है। ओके ना? और किसी भी मूविंग बॉडी के लिए आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस है ना, कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता। डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज विद टाइम।
डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल ये है, इन दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा 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 स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूँ मैं लिखूँगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो क्या लिखूँगा? ए टू बी की बी टू ए? सर ए टू बी, तो ए टू बी मेरा ये क्या आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होते हैं इसके पास, ठीक है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। वैसे भी अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो भी नहीं बोल सकते हैं। और उसकी यूनिट क्या लिखूं? सेम एज डिस्टेंस। यूनिट जो डिस्टेंस की थी ना वही डिस्प्लेसमेंट की होंगी। मतलब ऐसा यूनिट क्या लिखूं? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या लिखूं? सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों किसके बारे में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक बहुत ही चमकदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर क्या है वो बात? तो देखो, जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें देखो आप, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है ए से सी, सी से बी, वो ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? बोलो। तो इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इस सिचुएशन में कौन बड़ा है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बड़ा है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब आएगा? जब पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कंडीशन होती है जब पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तब मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस वो किसके इक्वल है? वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ, अगर पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हो कि डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था किसके बारे में? रेस्ट और मोशन का बेसिक। टाइम, पोजीशन, लोकेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने जो भी बताया। क्या आपको समझ में आया? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से लिखो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड को ऐसे बताया जाता है, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया। ये देखो, मैंने वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। मैं यहाँ पे हीरो बन के खड़ा हूँ ओरिजिन पे। ए पे पार्टिकल था, उसका पोजीशन वेक्टर r1 था। बी पे चला गया, पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो एवरेज वर्ड है ना, एवरेज वर्ड, एवरेज चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, एवरेज वर्ड हमेशा डिफाइन किया जाता है जब हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे। किसके लिए? टाइम इंटरवल की बात होगी।
टाइम इंटरवल की जब बात होगी ना, जहाँ पे टाइम इंटरवल को मेंशन किया जाता है, वहाँ पे हम एवरेज पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वाले पैरामीटर को। डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल, इसको बोलते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और आपको एक चमकदार बात बताऊँ, सबसे मेन, जब तक हमारे पास घड़ी नहीं थी, टाइम नहीं था, तब केवल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता सकते थे। और जैसे ही हमारे पास घड़ी आ गई, टाइम का पता लग गया, तो पागल हो गई दुनिया बिल्कुल। कैसे सर? एक बात बताओ, अगर यहाँ पे टाइम मान लो उसका T1 है या T इनिशियल है, यहाँ पे टाइम कितना मान लूँ, T2, तो T1 टाइम पे पार्टिकल A पे था जिसका वेक्टर R1 था, T2 टाइम पे पार्टिकल B पे चला गया जिसका वेक्टर R2 था। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम कंज्यूम किया उसने, तो T2 माइनस T1। मान लो यहाँ पे, मान लो वो 10 o'clock पे था, 10 बजे यहाँ पे था, 10:30 पे यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ का कितना टाइम कंजम्पशन हुआ, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट क्या बोला जाएगा, टाइम इंटरवल। और जब भी इंटरवल की बात आएगी, वहाँ पे हम एवरेज वाले पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी टाइम इंटरवल की बात आएगी, वहाँ हमें एवरेज पैरामीटर को बताया जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं वी एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टाइम इंटरवल, यह आ जाएगा। और इसको ऐसा मानते हैं, इसको मान लूँगा मैं डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी। डेल्टा एस मैंने किसको लिया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और डेल्टा टी क्या आ गया मेरा, टाइम इंटरवल, ये आ जाएगा। और अगर मुझे बताना पड़ जाए किसको, वी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी को, किसको बताना पड़ जाए, एवरेज वेलोसिटी को, वी एवरेज, तो ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे आएगा टाइम इंटरवल। ध्यान रखना मेरी बात का। अब एक बात बताओ, A to B गया कि B to A? सर ये तो A to B गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ A to B, AB, और नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, DT, क्योंकि टाइम इंटरवल ये आ जाएगा। अब AB को मैं क्या लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन का वेक्टर कितना है, R2, इनिशियल पोजीशन का वेक्टर कितना है, R1, तो क्या लिखूं, फाइनल यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय, ये क्या लिखूं, डेल्टा टी, क्यों क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा T2 माइनस T1, ये आ सकता है भाई। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, जिसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। खास बात क्या है, हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा अब मैं यूनिट की बात करता हूँ। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, वो रहेगी मीटर पर सेकंड, SI यूनिट, और सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट रहेगी। यूनिट सेम रहेंगी दोस्तों, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मैं यही लिख देता हूँ आपको। ये कैसी क्वांटिटी है, ये फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, ध्यान रहे। तो ये था डिफरेंस बेसिक किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ आप, जो भी आपका व्हीकल है, कार है, बाइक है, उसका जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो हमें क्या बताता है, व्हीकल का स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, सोच के बताओ। वो बताता है एवरेज स्पीड को। किसको बताएगा, एवरेज स्पीड को, ठीक है।
किसको बताएगा? एवरेज स्पीड को। वैसे स्पीड हमें क्या बताती है दोस्तों? स्पीड क्या बताती है हमें? बेसिकली स्पीड गिव्स एन आइडिया हाउ फास्ट और स्लो ए बॉडी मूव, कि कोई बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रही है, इस चीज़ का आइडिया हमें स्पीड बताती है। और स्पीड कितने टाइप की है? एवरेज की तो मैं बात कर चुका हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर है? पक्का ना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक ऐसा डायग्राम बताऊँगा जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो मेरे पास टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है, क्योंकि स्पीड मिलकर बनती है डिस्टेंस बाय टाइम से। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा, टाइम तो कॉमन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। ए और बी 2 पॉइंट ले लिए मैंने किसी कर्व पे, उन दोनों को मिला दिया मैंने। अब एक बात बताओ आप, ये ए वाला जो है ये किस टाइम पे है? मान लो ये टी की टी वैल्यू पे है और एस की एस वैल्यू पे है। अब मान लो बी पॉइंट पे चला गया तो टाइम तो चेंज होगा ना, तो ये टाइम कितना आ गया? टी प्लस डेल्टा टी आ गया। और कोरस्पोंडिंग एस कितना आ गया? बताओ, कोरस्पोंडिंग एस कितना आ गया? एस आ गया एस प्लस डेल्टा एस। ठीक बात है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे मिला दिया हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना आ गया मेरा? ये कितना है? एस प्लस डेल्टा एस, ये एस, तो ये कितना आ गया? ये डेल्टा एस आ गया। ये कितना है? टी प्लस डेल्टा टी, ये टी, तो ये कितना आ गया? ये डेल्टा टी आ जाएगा। अच्छी बात है ना? लेकिन खास बात अब ध्यान से सुनना मेरी, मैं जो बोलने वाला हूँ आपको। वी, अब देखो ये टाइम है कि टाइम का इंटरवल है? सॉरी, तो इंटरवल है, तो यहाँ पे कौन सी स्पीड आएगी? एवरेज स्पीड आएगी। तो मैं लिख लेता हूँ वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्या यहाँ से क्लियर है? क्लियर है ना दोस्तों? चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पे। सोच के देखना, अगर मैं डेल्टा टी को कम करूँगा, डेल्टा टी ए और बी के बीच का जो टाइम का गैप है वो है। अगर मैं डेल्टा टी को डिक्रीज़ करूँगा, अगर मैं डेल्टा टी को डिक्रीज़ करूँगा, तो मेरा जो बी पॉइंट है वो किसको अप्रोच करेगा? किसके नज़दीक आना चाहेगा? ए के। सोच के देखो, अगर मैं मान लो डेल्टा टी को यहाँ ले गया मैं इसको, अब बताओ, देखो टाइम इतना कम हो गया तो मेरा बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने और कम कर दिया टाइम तो मेरा बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अरे बोलो यार दोस्तों, बोलो। अगर मैं डी टी को और कम कर दूंगा तो ये और नज़दीक आ जाएगा, और कम कर दूंगा तो और नज़दीक आ जाएगा, और कम कर दूंगा तो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे, कंडीशन बोल दो आप इसको। क्या कंडीशन है? कि मेरा डेल्टा टी क्या है? अप्रोचिंग टू जीरो है। इक्वल टू जीरो नहीं लिखा मैंने, अप्रोचिंग टू जीरो लिखा दोस्तों, यानी कि गैप है वो बहुत कम हो रहा है। और बी पॉइंट किसको अप्रोच कर रहा है? एज वी डिक्रीज द टाइम इंटरवल द पॉइंट बी अप्रोचेज द पॉइंट ए। तो बी है वो ए को अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच करते करते बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। मान लो यहाँ आ जाएगा, मैं आपको दिखाने सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, दिखाने के लिए। मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूंगा तो ये मेरा टेंजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये तो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है ना, ये मेरा टेंजेंट आ जाएगा। और ये मेरी एक्स एक्सिस है, जो मेरी ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसका जो एंगल देखो यहाँ पे थीटा। मेरी बात को समझ के देखो आप, जब यहाँ पे था तब इसका टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे था तो इसका टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। अब बताओ एक्स एक्सिस से एंगल क्या है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है। तो मुझे कौन सी सिचुएशन बतानी है? मुझे बतानी है जब डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा? अप्रोचिंग टू जीरो। मतलब पॉइंट बी कहाँ आ जाएगा? एक्सट्रीमली क्लोज टू पॉइंट ए। अब मान लो ये सिचुएशन ये आ गई। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ये था, मान लो
मान लो ये मेरा ए पॉइंट था और ये मान लो मेरा बी पॉइंट आ गया बिल्कुल नज़दीक, और ये मेरी कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, तो ये मेरा टेंजेंट आ जाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा? थीटा। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं इसको मैंने जूम कर दिया 32 इंटू एक्स, 32 इंटू एक्स मैंने इसको जूम कर दिया, तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे आ जाएगा। ये कौन है? ये थीटा एंगल आ गया, ये ए बी का वो टेंजेंट आ गया। ये कौन आ गया? टेंजेंट। और ये कौन आ गया? ये वो है, मतलब अब बताओ डेल्टा एस तो ये था जब बहुत ज़्यादा इनके बीच में गैप था। अब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने डी एस बोल दिया, इसको मैंने डी टी बोल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो एवरेज था ना, इस पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। सर कौन सी कंडीशन? तो ध्यान से देखो, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी किस में बदल जाएगा? ये मेरा इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? ये डेल्टा की बजाय डी एस बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी एस बाई डी टी यहाँ पे कौन आ गई? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। कौन आ गई? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस ट्रायंगल से देखते हैं एक बार, टेंजेंट किसको बताता है? तो टेंजेंट बेसिकली गिवन बाय स्लोप जो होते हैं ना लाइन का, लाइन कितनी टिल्टेड है, लाइन कितने एंगल पे टिल्ट कर गई, उसको बोलते हैं स्लोप। और स्लोप बेसिकली टेंजेंट के द्वारा बताई जाती है। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो मुझे इसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई। डी एस बाई डी टी किसको बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो इसका मतलब जो इसकी स्लोप आई ना, जो स्लोप आई किसकी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आया यानी कि टेंजेंट आया, वो किसके बराबर आया? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे नोट बना के लिख सकता हूँ, स्लोप अंडर पोजीशन टाइम बोल दो, स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या बताएगी आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगी। मैंने जो बताया क्या आपको समझ में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों। अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो वेलोसिटी में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसी में बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ, टाइम तो स्केलर होता ही है। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आई हुई है? एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आती है? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वही कंडीशन इसमें लगा दूंगा। अगर मैं टाइम इंटरवल को फिर दोबारा कम कर दूंगा तो मेरा जो ए से बी का जो डेल्टा आर था ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा, और बी पॉइंट किसको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा? ए को। तो जैसे ही मैंने क्या डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो लगा दिया, वही कंडीशन पुट करने वाला हूँ, वी एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये डी आर बाई डी टी के इक्वल आ जाएगी। और ये क्या आ जाएगी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। बिल्कुल डिट्टो चलेगा। अब उन्हीं पॉइंट को दोनों को बिल्कुल नज़दीक ले लूँगा, ऐसे फिर दोबारा फिर इसकी स्लोप निकाल दूँगा। ये थीटा एंगल आ जाएगा, ये डी टी है, ये डी आर है। तो इसकी जो स्लोप होगी क्या होगी? स्लोप बेसिकली वो टेंजेंट के द्वारा बताई जाएगी। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? डी आर बाई डी टी। वो किसके इक्वल है? वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा स्लोप। अब ये तो कौन सा ग्राफ था? ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। और ये कौन सा ग्राफ होगा? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। इसको बल्कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लो,
और वहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, स्लोप अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, क्या बताइए आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, यूनिट वगैरह सब सेम रहेंगी। यूनिट एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, यूनिट हमेशा सेम रहेंगी। मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस सिस्टम में। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? तो ये था भाई, ये था हमारा इंस्टेंटेनियस, यानी कि ऐसी स्पीड या ऐसी वेलोसिटी जो किसी सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है। एक सिंगल टाइम पे देखो, इंटरवल होगा तो एवरेज होगी। किसी सिंगल टाइम की बात करेंगे तो एवरेज किस में बदल जाएगी, इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत शानदार तरीके से इसको लिखो आप। हाँ जी दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर हमारे सेशन को ख़त्म करेंगे। आप ये बता के, एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है? सेमी सर्कुलर, जिसका रेडियस r गिवन कर दिया टी टाइम में। यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है t, विद कॉन्स्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड क्या दे दी, v, दैट इज़ कॉन्स्टेंट। तो उस पार्टिकल के लिए निकालना है। बताओ क्या क्या निकलेगा उस पार्टिकल के लिए? बताओ, ए पार्ट में डिस्टेंस बताओ, a to b की डिस्टेंस बताओ, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अब बताओ, पाथ कैसा उसका, सेमी सर्कुलर, ठीक है, तो उसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। अब ये हाफ है कि फुल है? सर हाफ है, तो हाफ किसके इक्वल होती है? फुल कितनी होती है, 2 पाई आर। हाफ कितनी आ जाएगी, पाई आर। तो ये डिस्टेंस आ गया दोस्तों। बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल इज ए, फाइनल इज बी। तो इन दोनों को मिला दूंगा। और मैंने आपको बोला था 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये आर तो ये आर, ये कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? 2r के इक्वल आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। सी, एवरेज स्पीड पूछी है उसने। ये एवरेज स्पीड किसके इक्वल आएगी? एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, पाई आर। टाइम कितना उसका, यहाँ से यहाँ का टी, तो पाई आर बाई टी इक्वल टू वी, ये आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट में उसने क्या पूछ लिया, डी पार्ट में, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r। टाइम कितना है, t। अगर एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड की टर्म में पूछ ले वो आपसे, ये तो आंसर आ गया मेरा। थोड़ा और मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, आंसर निकालो, एवरेज वेलोसिटी को लिखो एवरेज स्पीड की टर्म में। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखूँ, 2r बाई टी है ना। तो यहाँ से t को निकाल लो आप। t किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर बाय वी लिख सकता हूँ t की जगह पे, और इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो बताओ किसके इक्वल आ गई, 2r बाय टी। t की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर इंटू वी। आर से आर कट गया, 2v बाई पाई। ये v कौन है, ये एवरेज स्पीड है, और ये कौन है, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2 बाई पाई एवरेज स्पीड। तो ये मेरा आंसर आ गया। कई बार जो NTSC के एग्ज़ाम होते हैं ना आपके, उसमें इन दोनों का रेशो पूछ लेता है, फाइंड द रेशो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड। तो स्पीड को नीचे ले जाऊंगा तो 2 बाई पाई मेरा आंसर आ जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठो, अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट सेशन में मैं नए नए कंसेप्ट और नए नए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ आपके पूरे क्रिस्टल को क्लियर कर दूंगा। बस भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी करवा दूंगा मैं आपकी।
तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।